इसकी जरूरत केवल इसलिए पड़ी कि पूरा आरएसएस का कैडर देश भर के विश्वविद्यालयों में भर दिया, प्रोफेसर बना दिया, वो कुलपति बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, अधिकारी कर्मचारी सब आरएसएस के बना दिए। या तो जो आरएसएस वाले थे उनको वहां पे नौकरी दे दी हर जगह, और या जो नौकरी कर रहे थे सबको आरएसएस वाला बना दिया। आप विरोध में बोल करके नौकरी से आप निकाल दिए जाएंगे। आप विरोध में बोलेंगे तो आपको कोई नौकरी देगा भी नहीं। तो वो तो ऑलरेडी लागू है मनुस्मृति। इसके जहन में मनुस्मृति है, वो संगठित होकर के सत्ता में आए तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी विचारधारा लागू कर रहे हैं। उनको ये विचारधारा लागू करनी है कि बहुत बड़ी 90% आबादी के बच्चों को शिक्षा न मिले, रोजगार न मिले, धर्म के मसले पर उलझा रहे। वो कांवड़ होने कौन गया है? वो कांवड़ में 90% कौन है? हॉस्पिटल में 90% कौन है? विश्वविद्यालय में 90% कौन है? ज्वाइंट सेक्रेटरी में 90% कौन है? जज में 90% कौन है? अशोका गलगोटिया में 90% कौन है? और किसी कंपनी में मजदूर 90% कौन है? मध्यम वर्ग के लिए कोई टैक्स छूट तो मिली नहीं। जिन ताकतवर लोगों से सरकारें बनती हैं उनके हक में फैसले लिए जाते हैं। जो अपने हक में फैसला दिलाने के काबिल होते हैं, संगठित होते हैं, असर रखते हैं, वो बजट ऐसा बनवाते हैं। ये बजट मुट्ठी भर चंद अमीरों ताकतवर लोगों के पक्ष में बनाया गया है। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, उसकी बैसाखियों को मजबूत करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस समय मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। क्या लगता है आपको, सामाजिक लड़ाई जो लगातार हज़ारों वर्षों से लड़ी जा रही है, क्या अब वो वक्त आ चुका है कि समाज को, SC ST OBC अल्पसंख्यक को पूरे तौर पर मुखरता से इस लड़ाई को और ज़्यादा धार देने की ज़रूरत है और सरकार को झुकाने की ज़रूरत है? अब तो जो होगा ये आर्य अपार की लड़ाई से ही होगा। सवाल इस बात का नहीं है कि केवल SC ST OBC का देश है, उनकी हकमारी हो रही है। इस देश में जो भी गरीब है, कमज़ोर है, वंचित है, शोषित है, अब इस देश में देश चलाने वाले लोग हर एक नीति ऐसी बना रहे हैं जो मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के पक्ष में है, और ढेर सारे कमज़ोर कर दिए गए लोग, उनके बच्चों का भविष्य, उनकी अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उससे उनको हर तरह की हकमारी का शिकार होना पड़ रहा है। अगर इस देश के बहुसंख्यक लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वो लोग एकजुट होकर के अपने देश में एक ऐसी सरकार नहीं बना सकते जो जनता की सरकार हो, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को माने, जो ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीब अमीर का फासला बढ़े नहीं, जैसे गरीब अमीर का फासला कम हो, किसी को जाति के नाम पर अपमान और किसी को सम्मान न मिले। यही आइडिया ऑफ इंडिया का तकाजा है। और अगर अब ये निर्णय नहीं लिया जाएगा तो धीरे धीरे ये खाई इतनी बढ़ जाएगी कि जो कमज़ोर लोग हैं फिर वो न तो संगठित हो पाएंगे और न तो लड़ पाएंगे। अगर इस देश के कमज़ोर लोगों को अपना हक बचाना है, अगर इस देश के कमज़ोर लोगों को ज़िंदा रहना, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भारत छोड़ कर जाना है, ये नदी नाले, पर्वत, पहाड़ और सड़कें, फ्लाईओवर के लिए आपकी आने वाली पीढ़ी आपको नहीं याद करेगी कि आपने इतना फ्लाईओवर उनको छोड़ करके गए हैं, इतना एक्सप्रेसवे छोड़ करके गए हैं, इतना पुल पुलिया छोड़ कर गए हैं। वो आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि उनके लिए संविधान छोड़कर गए कि नहीं, शिक्षा छोड़कर गए कि नहीं, रोज़गार छोड़कर गए कि नहीं, क्या वो मजदूर बनने के लिए पैदा होते ही मजबूर कर दिए जाएंगे। ये फैसले की घड़ी है, इसलिए ये आखिरी पीढ़ी है जिसको संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। एक सवाल मेरा ये है कि आखिरकार जो एक फ़ैसला आया है, जो आदेश आया है 56 साल बाद, RSS के जो है कार्यक्रम में अब सरकारी अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये एक बड़ा जो है हमला है अधिकारों को लेकर के? नहीं, ये सब औपचारिकता है। पहले भी RSS के लोग जा रहे थे, सब काम कर रहे थे। एक जो है नोटिस कहीं पड़ी थी अंधेरे में जो कानूनी रूप से थोड़ा पेच पैदा कर रही थी, उसको हटा दिया। ये तो औपचारिकता पूरी की है। इसकी ज़रूरत केवल इसलिए पड़ी कि पूरा RSS का कैडर देश भर के विश्वविद्यालयों में भर दिया, प्रोफेसर बना दिया, वो कुलपति बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, अधिकारी कर्मचारी सब RSS के बना दिए। या तो जो RSS वाले थे उनको वहाँ पे नौकरी दे दी हर जगह, और या जो नौकरी कर रहे थे सबको RSS वाला बना दिया, डर से, लालच से। उसके बाद अब जब सब RSS वाले संगठनों में भर गए, सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, तो RSS भी चलाएं, इसके लिए कोई लेटर बाधा बन रहा था उसको हटा दिया। उनकी सरकार है भाई, वो अपने लोगों को संरक्षित करेंगे। बाकी लोग जो RSS के नहीं हैं, जरा वो लोग सोचें कि वो अपने अपने संगठनों में जब जाएंगे तो नौकरी बचेगी कि जाएगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी फैकल्टी में मनुस्मृति को पढ़ाने की बात कही गई थी। क्या ये पूरे तौर पर संगठित हो करके अब इस चीज़ को जो है शिक्षण संस्थान तक लाना चाहते हैं और SC/ST OBC अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ख़त्म करने की पूरे तौर पर इनकी जो मनसूबाबंदी है वो अब खुल करके सामने है? देश भर के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में मनुस्मृति इनडायरेक्ट तौर से लागू हो चुकी है। बस उसके कई क्लॉज लागू हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ जो है अति उत्साही मनुस्मृति के दीवाने थे प्रोफेसर, जो गलती की है कि उसको सार्वजनिक तौर पर करें, हम इसको सिलेबस में मनुस्मृति के नाम से पढ़ाएंगे, तुरंत एक दिन में सफाई आ गई, वापस कर लिया। लेकिन जहन में जिनके मनुस्मृति है वही तो विश्वविद्यालय चला रहे हैं। हवन हो रही है, शाखा लग रही है, विश्वविद्यालयों में RSS के लोग भर गए हैं। आप विरोध में बोल करके नौकरी से आप निकाल दिए जाएंगे। आप विरोध में बोलेंगे तो आपको कोई नौकरी देगा भी नहीं। तो वो तो ऑलरेडी लागू है मनुस्मृति। आपके सिलेबस बदल दिए गए, आपकी तमाम चीज़ें बदल दी गई और आप कुछ नहीं कर पाए। NCERT का सिलेबस बदल दिया गया, नई शिक्षा नीति लागू की गई तो संसद में बहस नहीं हुई। बिना बहस के नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, जिसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को गरीब, कमज़ोर, मजलूम के हाथों से छीन लिया गया है। मनुस्मृति तो इनडायरेक्टली लागू हो गई है। अब इस देश में थोड़े से लोग पढ़ेंगे, विदेश जाएंगे, बाकी लोग कभी कांवड़ ढोएंगे, कभी सरस्वती पूजा करेंगे, करें, वो सारे लोग। नौकरी मांगेंगे तो लाठी मिलेगी, कांवड़ ले जाएंगे तो फूल की बारिश होगी। ये है फ़र्क। आपके घर का बच्चा जय शाह की तरह BCCI का चेयरमैन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके पैदा होते ही तय हो जाएगा। विदेश में पढ़ने जाएगा कि नहीं, उसके पैदा होते ही तय हो जाएगा। अब आपके बच्चे को MIT, गलगोटिया, अशोका में पढ़वाना है कि नहीं, DU, JNU में पढ़वाना है कि नहीं, पेपर लीक हो जा रहा है, आपके बच्चे का फ़र्क पड़ेगा। अब मंत्री तो कह दिया पेपर लीक नहीं हुआ है। जैसे चीन का कोई नहीं कब्जा घुसा हुआ है, कोई चीन ने कुछ कब्जा नहीं किया है, अखबार छाप दे रहा है कि ऐसा पुल बना दिया कि वहाँ टैंक पहुँचा देगा, और भारत के आसपास के इलाकों में तय आपको करना है, इस देश के लोगों को करना है। जिसके जहन में मनुस्मृति है वो संगठित होकर के सत्ता में आए तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी विचारधारा लागू कर रहे हैं। उनको ये विचारधारा लागू करनी है कि बहुत बड़ी 90% आबादी के बच्चों को शिक्षा न मिले, रोजगार न मिले, धर्म के मसले पर उलझा रहे, इसलिए ताकि वो एक सस्ता मजदूर बने, क्योंकि वो शिक्षित होगा नहीं। शिक्षित होगा तो कदों के पकौड़ा बेचे, रोजगार मिल नहीं रहा। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 100 में 83 लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। वो कौन है 100 में 83 लोग? ये जाति जनगणना होनी चाहिए इस देश में। वो कांवड़ होने कौन गया है? वो कांवड़ में 90% कौन है? हॉस्पिटल में 90% कौन है? विश्वविद्यालय में 90% कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी में 90% कौन है? जज में 90% कौन है? अशोका गलगोटिया में 90% कौन है? और किसी कंपनी में मजदूर 90% कौन है? खेत में मजदूर 90% कौन है? ये देश जानना चाहता है। और मैं इस देश के SC/ST OBC 90% लोगों से कह रहा हूँ, जरा आप तलाशो तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। ये देश चलाने वाले अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, बाकी के बच्चे मजदूर बनेंगे, गुलाम बनेंगे। अगर उन्हें चिंता होगी तो देश को बचाएंगे। एक सवाल मेरा रहेगा, रोजगार को लेकर के आपने बात की, NFS वाला मुद्दा इस समय चर्चा में। किस ढंग से SC/ST OBC को जो है जानबूझ करके इस तरीके के मामलों को ला करके बाहर किया जा रहा है, नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, एक तरिके का ये जो है बाधा लगा करके, कैसे देखें? देश भर में 1% के आसपास सरकारी नौकरी बची है, वहीं रिजर्वेशन लागू है। 98-99% जगह पर रिजर्वेशन नहीं है, बात खत्म। ऐसे भी आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ आरक्षण लागू है, वहाँ जहाँ इंटरव्यू से नौकरी होती है, उन इंटरव्यू से होने वाली नौकरियों में पहले नॉट अवेलेबल कह के SC/ST OBC को हिस्सा नहीं मिला। फिर जब वो अवेलेबल हुए तो उन्होंने कहा गया नॉट फाउंड सूटेबल। जब वो सूटेबल भी हो गए तो सब शिक्षा और सब नौकरियों को बेच दिया निजी हाथों में। निजी हाथ में आरक्षण है नहीं। ये रोकने के 1000 तरीके हैं। मैं आश्चर्यचकित इस बात से होता हूँ कि जिस समाज की हकमारी हो रही है, अगर वो समाज इन सवालों पर बात नहीं करता है, उसके व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज नहीं आते, उसके चिंता में ये नहीं है कि उसके बच्चे भी नौकरी पाएंगे कि नहीं, शिक्षा पाएंगे कि नहीं, फिर ऐसे समाज को यही डिज़र्व करता है। हम जैसे लोगों की कोशिश होती है कि भले ही हम नौकरी से निकाल दिए जाएं, भले ही हमारी नौकरी छीन करके हमको कमज़ोर करने की साजिश कर ली जाए, लेकिन हम आखिरी दम तक जिस कलम और किताब से बने हैं उसे बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान और मंडल आंदोलन को बचाने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोशलिज्म के लिए इस देश के लोगों को जगाते रहेंगे, आखिरी वक्त तक जगाते रहेंगे। कहें कबीर जायदा बही जबस चेता तबस सही। तो हम अपना काम करेंगे और वो जो लोग हैं सत्ता में वो अपना काम कर रहे हैं। ये विचारधारा का संघर्ष है। विचारधारा अगर मजबूत होगी हमारी तो जीत हमारी होगी, और हमें यकीन है कि आज नहीं कल जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक आखिरी छोटा सा सवाल बजट को लेकर के, क्या फिर से एक बार SC/ST OBC को नज़रअंदाज किया गया? जो समाज हज़ारों वर्षों से भेदभाव का शिकार हुआ, उनके लिए किसी भी तरीके का जीर्णोद्धार के लिए, उत्थान के लिए सरकार ने कोई जो है विशेष पैकेज या विशेष तरीके से कोई जो है लाभ देने का ऐलान नहीं किया है। और इस बजट पर आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी जो मध्यम वर्गीय, क्या उसको कोई फ़ायदा पहुँचेगा? मध्यम वर्ग के लिए कोई टैक्स में छूट तो मिली नहीं, कोई चीज़ मिली नहीं। जिन ताकतवर लोगों से सरकारें बनती हैं उनके हक में फ़ैसले लिए जाते हैं। जो अपने हक में फ़ैसला दिलाने के काबिल होते हैं, संगठित होते हैं, अवसर रखते हैं, वो बजट ऐसा बनवाते हैं। ये बजट मुट्ठी भर चंद अमीरों ताकतवर लोगों के पक्ष में बनाया गया है, जिनका गरीबों के दुख से कोई वास्ता नहीं। और जो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, उसकी बैसाखियों को मजबूत करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है। शिक्षा का बजट घटाया गया है, खेती किसानी का बजट घटाया गया है, और बाकी ऐसी जगह पर पैसा लगाया गया है जो सरकार को चलाने में मदद करें। देश को चलाने में, आपके घर के चूल्हे को चलाने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बजट से महंगाई कोई कम नहीं होने वाली, इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसको ये सरकार गिना सके। चंद ताकतवर पूंजीपतियों के पक्ष में, सत्ता चलाने वाले लोगों के पक्ष में ये बजट बनाया गया है। बजट समझ में तो आएगा नहीं जनता को। जनता को बजट इतना कठिन होता है कि वो उस भाषा को वो समझते नहीं। सरकारें फ़ायदा उठाती हैं। चंद बिकी हुई मीडिया पर बैठ करके कहा जाएगा क्रांतिकारी बजट है, लेकिन जनता जो महंगाई से जिसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कभी प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें गिर जाती थी, अब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ने पर नहीं गिरती हैं, तो सोचना तो जनता को है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता आज नहीं कल जागेगी और इस तरह के झूठ को पकड़ पाएगी। बहुत शुक्रिया जो है कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, ये तमाम मूलभूत सवाल है जो इस समय लोगों के जहन में, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के समाज में एक बेचैनी भी है। चाहे वो लगातार अधिकारों का हनन किया जाना हो, लगातार जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अशोक के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।